देखो, मानव शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट हार्ट होता है। हार्ट से बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स जुड़ी रहती हैं और पूरे शरीर भर में फैल जाती हैं। हम जो भी भोजन खाते हैं या जो भी हम पानी पीते हैं वो सब इस हार्ट के पंप के द्वारा पूरे शरीर भर में फैल जाता है। लेकिन पेड़ पौधों के साथ ऐसा नहीं होता है। पेड़ पौधों में भी वैस्कुलर सिस्टम होता है। कुछ पतली पतली नालियां होती हैं, कुछ पतली पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसमें भी, जो कि पूरे पेड़ भर में पानी को फैला देते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी भोजन बनाता है पेड़ या फिर कोई भी पौधा, वो भी पेड़ पौधों में मौजूद वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू पूरे पेड़ भर में पत्तियां, तने, शाखा, जड़ हर जगह फैल जाती है। बट पेड़ पौधों में कोई हार्ट नहीं होता है जो ब्लड को पंप करे। अब क्वेश्चन देखो ये आता है कि आखिर पेड़ पौधों में ऐसा क्या है जो पूरे पेड़ पौधों के अंदर वाटर को बड़े ही ढंग से सप्लाई कर देता है, वो भी बिना हार्ट के पंप किए बिना। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि पेड़ पौधों में दो टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं, और एक छोटा सा ओवरव्यू ले चुके थे इस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पेड़ पौधों के अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जो भी हम पानी डालते हैं या बरसात के थ्रू जो भी मिट्टी में पानी आता है वहां से पेड़ पौधे अपने जड़ों के थ्रू पानी को ऑब्जॉर्ब करते हैं और पानी फिर इसी जाइलम नाम के एक वैस्कुलर सिस्टम, पतली पतली पाइप जैसी ट्यूब होती है पेड़ों के अंदर, वहां से वहां पर जाती है और वहां से पूरे पेड़ भर में फैल जाती है। और पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो अपना भोजन बनाते हैं वो पूरे पेड़ भर में कैसे फैलते हैं, एक पतली पतली ट्यूब जैसी संरचना, एक वैस्कुलर सिस्टम पेड़ पौधों के अंदर, फ्लोएम के थ्रू पत्तियों से बना हुआ भोजन पूरे पेड़ भर में फैल जाता है। अब चलिए एक एक करके जाइलम और फ्लोएम के बारे में ढंग से जानते हैं। सबसे पहले जाइलम को समझते हैं। देखिए, जाइलम में एक सेंट्रल संरचना होती है, ये वेसल्स की संरचना। वेसल्स से जुड़ा हुआ होता है ट्रैकीड्स नाम की एक संरचना। इन दोनों पे ही, वेसल्स पर और ट्रैकीड्स पर, कुछ छोटे छोटे पिट्स बने रहते हैं। इन छोटे छोटे छेद से क्या होता है, दरअसल ये अपने आसपास के जुड़े हुए सेल्स में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये एक चैनल्स की तरह काम करते हैं। देखिए, इसके अलावा जाइलम में एक लेयर होती है एक स्पेशल टाइप की सेल की, जिसे कहते हैं जाइलम पैरेन्काइमल सेल्स की। ये क्या करता है, दरअसल इस जाइलम पैरेन्काइमल सेल में फूड स्टोर रहता है, स्टार्च वगैरह स्टोर रहता है, और तो और इसमें वाटर भी स्टोर रहता है जो वेसल और ट्रैकिड्स के जरिए पूरे प्लांट भर में फैलता है। वो इस जाइलम पैरेन्काइमल सेल में स्टोर रहता है और ये अपने आसपास के रेडियल टिश्यू में वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये जाइलम के डैमेज होने पर इसे हील भी करता है। ये जाइलम पैरेन्काइमल सेल एक चौथे प्रकार की सेल या कहिए एक फाइबर की संरचना, जाइलम फाइबर भी होता है जाइलम के अंदर, जो कि जाइलम को सपोर्ट करता है। ये जो पाइप नुमा संरचना है वेसल्स, उन्हें ये सपोर्ट करता है। आपको इसकी संरचना को थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। अब देखिए, ट्रैकीड्स और वेसल्स दो के होते हैं। ये ट्रैकीड्स ज्यादा एक्टिव जिम्नोस्पर्म प्लांट में होते हैं या कुछ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म प्लांट में ज्यादा ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के अंदर, और जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनके अंदर मेनली या कहिए मेन जो सोर्स है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का वो वेसल्स ही होते हैं इस जाइलम में। जाइलम का स्ट्रक्चर मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताने का प्रयास किया है, आपको इसको इमेजिन करना पड़ेगा। एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं। जाइलम में होता है जाइलम का वेसल, उससे लगा हुआ होता है ट्रैकीड्स, उससे लगा हुआ होता है पैरेन्काइमल सेल, और एक होता है लेयर एक जाइलम फाइबर्स की। अब चलिए इसके वर्किंग को समझने से पहले फ्लोएम की संरचना को भी देख लेते हैं। फ्लोएम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी फूड बनाता है पेड़ पौधे, स्टार्च वगैरह, उसको पूरे प्लांट भर में फैलाता है। देखिए, फ्लोएम भी एक पाइप नुमा संरचना है, एक वैस्कुलर सिस्टम। देखिए, इसमें एक सेंट्रल कैनाल होता है, एक खाली जगह जिसे सीव ट्यूब कहते हैं। ये सीव ट्यूब एलिमेंट नाम के एक सेल से बने हुए होते हैं, जिनके वॉल में छोटा छोटा छेद होता है या कहिए पोर्स होते हैं। ये जो सीव ट्यूब है, इसके चारों ओर कंपेनियन सेल होती है। ये कंपेनियन सेल के सेल वॉल दरअसल मॉडिफाइड होकर इसी सीव ट्यूब के अंदर एक परफोरेटेड प्लेट बना लेते हैं अपने सेल के एंड पर, जिसे सीव प्लेट कहते हैं। और इसी कंपेनियन सेल के बगल में एक होता है फ्लोएम पैरेन्काइमल सेल। देखिए, स्क्रीन पर आप इसकी संरचना ढंग से देख लीजिए। आपको एक एक करके हर एक सेल के बारे में बताते हैं। देखिए, जो सीव ट्यूब
है, इसी में ही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो बना हुआ होता है वो इसी सीव ट्यूब के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है पूरे के पूरे प्लांट में। और इसी सीव ट्यूब में लगा हुआ ये जो जुड़ा हुआ सीव प्लेट है, ये क्या करता है, ये दरअसल बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है। जो भी अमीनो एसिड और शुगर वगैरह ट्रांसपोर्ट होते हैं उनका, साथ ही साथ ये फ्लो को रेगुलेट करता है कि वो प्रेशर के साथ जाए, फ्लो को कंट्रोल करता है, जिस जिस चीज की जरूरत है उसे ही फ्लो करवाता है, सब चीज को नहीं। अब देखिए इसी सीव ट्यूब से इसके वॉल पे लगा हुआ होता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल क्या करता है, दरअसल यही कंपेनियन सेल ही सीव ट्यूब के अंदर लोडिंग और अनलोडिंग का काम करता है शुगर्स का, जो कि मेनली सुक्रोज बनाते हैं जो प्लांट उनका। और ये क्या करता है, इस कंपेनियन सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, इसीलिए ये कंपेनियन सेल एनर्जी सोर्स का काम भी करता है फ्लोएम के लिए, पूरे के पूरे फ्लोएम के स्ट्रक्चर के लिए। और सीव ट्यूब एलिमेंट जो सेल है, जो सीव ट्यूब बनाता है, उसमें न्यूक्लियाई नहीं होता है, इसीलिए जो भी इसका मेटाबॉलिज्म है वो कंपेनियन सेल ही करता है और उसको रेगुलेट भी करता है। साथ ही साथ ये प्रेशर ग्रेडियंट को भी मैनेज करता है कंपेनियन सेल, जिससे सीव ट्यूब के अंदर न्यूट्रिएंट रिच फ्लूइड ही फ्लो करे। और इसी कंपेनियन सेल का सेल वॉल ही आगे मॉडिफाइड होकर, मैंने आपको बताया था, सीव ट्यूब का सीव प्लेट बन जाता है, इसीलिए इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में इसी कंपेनियन सेल से लगा हुआ होता है फ्लोएम का फ्लोएम पैरेन्काइमल सेल। ये क्या करता है, ये फूड और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को स्टोर करने का काम करता है, अपने आसपास के लेटरली जो भी टिश्यू हैं उनमें शुगर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, सीव ट्यूब को ये सपोर्ट करता है। सीव ट्यूब या फिर फ्लोएम अगर डैमेज हो जाता है तो वहां पर वुंड को ये हील करता है। कुछ कुछ प्लांट में ये टैनिन्स को भी स्टोर करता है और रेजिन्स और लेटेक्स जैसे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट भी करता है कुछ प्लांट में। तो ये रहा एक बेसिक ओवरव्यू फ्लोएम के स्ट्रक्चर का। अब ये जान लेते हैं कि ये फ्लोएम और जाइलम काम कैसे करते हैं। जाइलम पानी को पूरे पेड़ भर में कैसे फैलाता है और फ्लोएम न्यूट्रिएंट्स को पूरे पत्तियों से पूरे प्लांट भर में कैसे फैलाता है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, एक पौधे के जड़ जमीन में से पानी को सोख लें, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस पेड़ के या उस पौधे के पत्तियों में एक छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों के नीचे वाले सरफेस पे, जिसे स्टोमेटा कहते हैं। ये बहुत जरूरी है कि पत्तियों के इन छोटे छोटे छिद्र, जिसे स्टोमेटा कहते हैं, उसमें से वाटर इवापोरेट होकर बाहर निकलता रहे। इससे क्या होता है, पत्ती वहां पर एक वाटर को पुल करने का फोर्स लगाती है अपने ऊपर। जैसे ही ये फोर्स पत्ती लगाती है, जड़ों को ये पता लग जाता है कि ऊपर पानी की रिक्वायरमेंट है। जड़ों में मौजूद जो एपिडर्मल सेल होते हैं वो अब धीरे धीरे ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू मिट्टी में से पानी को अब्सॉर्ब करने लगते हैं। और जैसे ही ये वाटर को अब्सॉर्ब करने लगे, ये जाइलम के ट्रैकीड्स और वेसल्स में जाने लगते हैं। मेनली वेसल्स में सबसे ज्यादा पानी जाते हैं, पर ट्रैकीड्स में भी पोर्स होते हैं, वहां पर भी पानी जाते हैं। जैसे ही ये जाइलम में वाटर के मॉलिक्यूल आए, ये कोहेजन के थ्रू ये वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ने लगते हैं। और यही वाटर के मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो अधीजन प्रोसेस के थ्रू ये जाइलम के वॉल पर भी चिपकने लगते हैं और चिपकते चिपकते ये ऊपर उठने लगते हैं। वाटर नीचे से अब्सॉर्ब होता रहता है और प्रेशर के थ्रू ये ऊपर उठता रहता है, प्लस ऊपर से पत्तियों के थ्रू एक खींचने वाला फोर्स, एक पुल लगता ही रहता है, जिससे वाटर ऊपर बढ़ता रहता है और पूरे पेड़ भर में वाटर फैल जाता है। लेकिन एक कैच है इसमें, जरूरी नहीं है कि पत्तियों में मौजूद स्टोमेटा से निकलने वाले वाटर के इवापोरेशन के कारण से ही जाइलम में पानी भरे। जब मिट्टी में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो जड़ें पानी को अवशोषित करने लगती हैं। जड़ों में पानी ज्यादा हो जाता है, मिट्टी में जब पानी ज्यादा होता है तो एक प्रेशर के थ्रू ये जड़ों में अपने आप ही अब्सॉर्ब होने लगता है और ये दबाव पानी को ऊपर ढकेलने में मदद करता है। और रात में ये ज्यादा होता है जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कम होता है। ट्रांसपिरेशन क्या, वही प्रोसेस पत्तियों के नीचे जो छोटे छोटे छेद होते हैं स्टोमेटा, उससे पानी के इवापोरेट होने की क्रिया को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। चलिए, जाइलम को थोड़ा बहुत हमने जान लिया। जाइलम में जो पानी का अब्सॉर्ब होना है ये एक पैसिव प्रोसेस है, मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, जाइलम को जान गए हम। अब जानते हैं कि फ्लोएम फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो कार्बोहाइड्रेट, जो शुगर बनता है पेड़ों में पत्तियों के द्वारा, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है पेड़ पौधों के अंदर में। फ्लोएम के थ्रू कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स और अमीनो एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसलोकेशन प्रोसेस कहलाता है। ये कैसे होता है, जब पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ही अपने आसपास के सेल में ट्रांसफर कर दी जाती हैं। मतलब जो कंपेनियन सेल होती है वहां पर इन कार्बोहाइड्रेट का लोडिंग होने लगता है। जैसे ही ये बहुत ज्यादा
लोड होने लगते हैं फ्लोएम के कंपेनियन सेल के अंदर, और वहां से यानी कंपेनियन सेल से यही जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल है, शुगर के मॉलिक्यूल, वो फ्लोएम के इस सीव ट्यूब में आने लगते हैं एक्टिव प्रोसेस के थ्रू, यानी इसमें एनर्जी की आवश्यकता भी होती है, एटीपी के मॉलिक्यूल भी लगते हैं इसमें। इससे क्या होता है, ट्यूगर प्रेशर सीव ट्यूब के अंदर इंक्रीज होने लगता है। उसके बाद क्या होता है, जाइलम से वाटर अंदर सीव ट्यूब के अंदर अब्सॉर्ब होने लगता है। जैसे ही फ्लोएम के अंदर वाटर आया, ये न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसलोकेशन को यानी उनके ट्रांसपोर्टेशन को और भी ज्यादा आसान कर देता है। वाटर इनके ट्रांसपोर्टेशन को ड्राइव करने लगता है, बहुत ही आसानी से फ्लो होने लगते हैं न्यूट्रिएंट्स, आसान शब्दों में कहें तो। और इस तरीके से ये जो न्यूट्रिएंट्स है फ्लोएम के थ्रू पूरे के पूरे पेड़ पौधे में उसके हर एक भाग में पहुंच जाते हैं। अब आपको ये बता दें कि वाटर का जो मूवमेंट है वो हमेशा जड़ों से पेड़ पौधों की तरफ होता है, दोनों तरफ नहीं होता है, एक ही तरफ। लेकिन जो फ्लोएम का मूवमेंट है, फ्लोएम में न्यूट्रिएंट्स का जो मूवमेंट है वो ऊपर नीचे दोनों तरफ हो सकता है, जहां भी जरूरत होती है। हाँ, इन दोनों में जरूरत है वाटर की किसी भी तरीके के ट्रांसपोर्टेशन में, चाहे न्यूट्रिएंट्स का हो चाहे मिनरल्स वगैरह किसी का भी हो, वाटर बहुत ही जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आप चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे।